नमस्कार। आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट पे कि पॉक्सो एक्ट क्या है। पॉक्सो एक्ट पे हम इसके इंट्रोडक्शन से लेके इसमें क्या क्या डेफिनेशन दे रखी है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है, कैसे इसकी प्रोसीडिंग होती है, कौन सा कोर्ट इसकी ट्रायल करता है, ये सारी चीज़ें जो भी पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है देखेंगे। ठीक है, हम इसके पर्टिकुलर नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे फिर वो यूपीएससी में लिखना हो या एलएलबी का एग्ज़ाम हो, एलएलएम का एग्ज़ाम हो, या फिर एक बेसिक नॉलेज के लिए समझना हो पॉक्सो एक्ट को। आप बीच में वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है। तो पॉक्सो का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ये है पॉक्सो एक्ट 2012। यानी पॉक्सो का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, ये जो चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी जो ऑफेंस है ना, जो सेक्सुअल अब्यूज है, उन सभी को डील करता है। किसी छोटे बच्चे के साथ जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट के, सेक्सुअल असॉल्ट के, सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट के जितने भी मामले, सबको ये डील करता है। चाइल्ड मतलब 18 साल से छोटा बच्चा, कुछ केसेज में 16 साल से 18 साल के बीच का भी समय दिया गया है। तो बच्चा मतलब ना, ये जेंडर न्यूट्रल है, इसमें लड़का लड़की का कोई भेदभाव नहीं है। बच्चा बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, और ये कहाँ से अडोप्ट किया? यूनाइटेड नेशन के 1989 में कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, वहाँ से ये हमने लिया। ठीक है, 2012 में हमारे यहाँ पे ये आया। आगे चलते, इसमें पनिशमेंट, इसमें डेथ पेनल्टी भी है, बिल्कुल मिनिमम 20 साल की सज़ा भी है, 10 साल की सज़ा, हर अलग अलग ऑफेंस के लिए अलग अलग सज़ा मेंशन इसमें कर रखी है। ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, छोटा ही एक्ट है, 46 सेक्शंस है। अब ये पॉक्सो एक्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? देखिए, तो पॉक्सो एक्ट से पहले हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे गोवा चिल्ड्रन एक्ट 2003 एंड रूल्स 2004 और आईपीसी में चाइल्ड से रिलेटेड कुछ ऑफेंस थी, वो जैसे सेक्शन 375, 354, 377 कवर करते थे। जैसे मैं बात करूँ तो 375 रेप का मामला, 377 अननेचुरल ऑफेंस हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें थी जो डील करती थी आईपीसी में। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आईपीसी कवर नहीं कर पा रही थी बच्चों से रिलेटेड ऑफेंस को, उन्हीं को बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत थी पॉक्सो एक्ट की, और वो लेके आए। और ये आप देख सकते हो कि ये मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो लेके इसको आई। तो ये आप इसका देख सकते हो, इसकी नीड क्यों थी। बेसिकली नीड तो यही थी कि ये कुछ जो ऑफेंस कवर नहीं हो पा रही है वो पॉक्सो एक्ट के हो, जो बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी था। उसके बाद अगले चलते, इसकी अप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी। अच्छा, इसमें ये देखिए, आप इसको आप देख सकते हैं, इसमें कितने 46 सेक्शन है, जैसा कि मैंने बताया। 20 जून 2012 को ये गजट में, ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ, और 14 नवंबर 2012 यानी 14 नवंबर यानी बाल दिवस के रूप में, बाल दिवस के दिन इसको इन्फोर्स करा दिया गया। ठीक है, अप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी? जैसे कि जनरल कानून हमारे पास में आईपीसी है, तो जहाँ पे ये आईपीसी और इसकी जब बात आएगी तो ये हमेशा प्रिवेल करेगा। मतलब कोई ऑफेंस, अगर रेप का जो केस है, अगर वो 18 साल से कम बच्चे के साथ है, 14 साल 10 साल के बच्चे के साथ में है, तो वो पॉक्सो में आएगा। ठीक है, तो पॉक्सो स्पेशल एक्ट है, आईपीसी जनरल एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट ऑलवेज प्रिवेल करता है जनरल एक्ट में। ठीक है, ये केस है एम लोगानथम वर्सेस स्टेट 2016 का ये केस है। इसमें क्या था कि ऑफेंस ऑफ रेप वाज कमिटेड ऑन 28/9/2012। समझ रहे हो आप? 28/9/2012 यानी लागू कब हुआ? 14 नवंबर 2012, और ऑफेंस 28 सितंबर 2012। तो बिफोर द एक्ट वाज इन्फोर्स्ड बट द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड द अवेज अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। Consequently, High Court of Madras declared the conviction being violative of the Article 20(1) of the Constitution of India। आर्टिकल जो 20 है उसमें एक्सपेक्टो लॉ के बारे में है कि कोई भी ऐसा कानून जो उस समय ऑफेंस जिस समय उस समय अगर वो लागू नहीं था तो उसके लिए आप उसको दंड नहीं दे सकते। ठीक है,
तो इसमें इन्होंने दे दिया था, उसके बाद हाई कोर्ट ने ये माना और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ठीक है, कान्हा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का भी सेम केस यही है। कान्हा ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2017 केस है। इसमें आप देख लीजिए, जो सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट का, हैविंग कमिटेड द एग्रेसिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अपॉन द विक्टिम विच रिजल्ट इन हर pregnancy the accused contend the unless their proof is age of 40s the date of the commission of the offence was not the provocative 14/11/2012 but he cannot prosecuted under section 6 of POCSO Act. The High Court of Bombay accepted the argument and they acquitted the accused of all the charges. इसमें क्या, इसमें भी वही सेम बात हुई। इसमें क्या था कि प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट पता जब वो 6-7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसके बाद केस दर्ज हुआ तो उससे पता चला कि प्रेगनेंसी के टाइम पता चला कि 6 महीने पहले प्रेग्नेंट हुई है। और 6 महीने पहले का मतलब उस समय आपका पॉक्सो एक्ट अप्लाई नहीं था, तो ऑफेंस जब हुई तो था नहीं, तो इसलिए आपको ये अप्लाई नहीं कर सकते आप सेक्शन 6, जिसमें एग्रेसिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट है, आप नहीं अप्लाई कर सकते और उसको वो किया। तो ये तो इसकी अप्लीकेबिलिटी के लिए मैंने 2 केस बताए थे, कान्हा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एक लोगम का, 2 केस हो गए कि अगर उससे पहले कुछ हुआ है तो उस पर आप पॉक्सो अप्लाई नहीं करोगे। उसके बाद आप पॉक्सो के फीचर आओ, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द विक्टिम आइडेंटिटी, मतलब जो विक्टिम है उसके आइडेंटिटी आप शो नहीं करोगे, उसका नाम FIR में भी नहीं दिखाओगे, कहीं भी आप उसका नाम शो नहीं करोगे। और विक्टिम आइडेंटिटी के लिए CRPC में 228 सेक्शन 228A है, वो भी यही है कि पनिशेबल है, विक्टिम की आइडेंटिटी आप शो नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हो जब उसके बेनिफिशियल के लिए, और वो भी कोर्ट के ऑर्डर से, है ना, कोर्ट की परमिशन से। ठीक है, आप उसको @ लगा के उपनाम दे सकते हो किसी को, जैसे कि निर्भया जो कांड था उसमें निर्भया नाम दिया गया, या फिर आप उसको ब्लैंक कर सकते हो, जो भी हो, पर आप आइडेंटिटी शो नहीं करेंगे। उसके बाद इसका दूसरा है जो फीचर है वो जेंडर न्यूट्रल है, कि ये लड़का लड़की सबके लिए एक समान है। उसके बाद मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड अबूज केसेज, उसके बाद ये मैंडेटरी है कि चाइल्ड अबूज से रिलेटेड जो ऑफेंस है उनका रिपोर्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, ये मैंडेटरी इसमें किया भी, पॉक्सो में किया गया है। ये सेक्शन 19 से सेक्शन 22 के बारे में यही बताया गया है कि अगर कोई नहीं करता तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। उसके बाद लास्ट सीन थ्योरी है इसमें, ठीक है, और किस में अप्लाई होती है लास्ट सीन थ्योरी? लास्ट सीन थ्योरी इज अप्लाइड इन दी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ट्रायल्स। ये चाइल्ड से रिलेटेड जो सेक्सुअल अब्यूज है उन ट्रायल्स में ही लास्ट सीन थ्योरी को अप्लाई किया जाता है। और चाइल्ड फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन इन द सेंस कि पुलिस कपड़ों में जो अपने सिविल ड्रेस में जाएगी, बच्चे बार बार नहीं जाएगी, बयान वगैरह वहाँ पे करेगी जहाँ पे बच्चा कंफर्ट फील कर रहा है, बयान देते समय बच्चे के पास में उसके माँ बाप होने चाहिए, बार बार उसको कोर्ट नहीं बुलाया जाएगा, कम से कम कोर्ट बुलाया जाएगा। ये सब चीज़ें बच्चे को किसी तरीके से कोई उसके दिमाग पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये चाइल्ड फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन हो गया। उसके बाद इसी में आप देखिए इन्वेस्टिगेशन के समय भाई आप ये देखो कि द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड टू बी रिकॉर्डेड एट दी हर प्लेस रेजिडेंस एंड जर्नली बाई ए वुमन पुलिस। और जर्नली कहा गया है, कोई ज़रूरी नहीं है, जर्नली मतलब पुलिस ऑफिस, महिला पुलिस ऑफिसर रहेगी वहाँ पे जब आप बयान दर्ज कर रहे हो। उसके बाद आप ये कि सिविल यूनिफॉर्म में जाओगे, आप पुलिस की वर्दी में नहीं जाओगे। उसके बाद एग्जामिनेशन करते समय आप तो अक्यूज़ के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जब आप बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या बयान दर्ज कर रहे हैं, तो आप चाइल्ड को डायरेक्ट अक्यूज़ के संपर्क में नहीं लाएंगे ताकि बच्चा डर ना जाए। उसके बाद उसको रात को पुलिस स्टेशन में बच्चे को नहीं रखा जा सकता, उसको घर पे रखोगे, कैन नॉट बी डिटेन इन द पुलिस स्टेशन एट द नाइट। तो उसके बाद ऑफिसर को ये ध्यान रखना पड़ेगा चाइल्ड की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करे, सीक्रेट रखा जाए। द ऑफिसर शुड इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज नॉट रिवील्ड। स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन इन होम द चाइल्ड हैज़ ट्रस्ट, फॉर एग्जांपल देयर पेरेंट्स। जिस पे बच्चा विश्वास करता है उसकी मौजूदगी में बच्चे के बयान वगैरह होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज टू बी रिकॉर्डेड बाय द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो या वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो गया, इसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट आ गया। अब जैसे इसमें क्या है चाइल्ड अब्यूज में, जैसे कि मैं वही है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है, सेक्शन 3 है वो डेफिनेशन है इसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, और सेक्शन 4 इसकी पनिशमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये कुछ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की डेफिनेशन दे रखा सेक्शन 3 में। ये केस है बंधु वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि केस लॉ जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी सेक्शन को समझाने के लिए बड़ा इजी बना देते हैं समझने के लिए।
तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो चाहे LLB का है, LLM का, चाहे UPSC का, उसमें आप केस मेंशन कर सकते हो, तो इफेक्टिव आंसर रहेगा आपका। ठीक है, और समझने के लिए भी केस लो का रेफर का होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में आप देखो बंधु वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है, प्रेनिल गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम का केस है। सिक्किम का केस में क्या हुआ था, विक्टिम इसकी 15 साल है, स्टेड विद द एक्यूज एंड इंजर्स वर फाउंड इन हर genital area. The High Court relied on the statement of the accused that the accused opened her clothes and raped her 5 times in one night. The contention of the accused that he was not aware of the victim being a minor was not accepted and the accused was prosecuted under section 3 of the POCSO Act. इसमें उसने कहा कि वो बच्ची ने मेरे को 15 साल का, मुझे लगा कि वो 18 साल से ऊपर, उसने उसका कंसेंट था, उसने बताया नहीं कि वो 15 साल से है। तो इन्होंने कहा कि कोर्ट ने माना कि ये सब गलत बातें हैं, ये जो माइनर का कंसेंट वगैरह कोई मायने नहीं रखता है, चाहे वो 15 की हो चाहे वो 17 की हो, जो वो माइनर ही, तो कंसेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और उसको प्रोसिक्यूट किया गया सेक्शन 3 के अंदर, उसको फिर पनिश भी किया गया। फिर उसके बाद आता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, सेक्शन 5 में आता है। ठीक है, सेक्शन 6 में इसकी आती है। आप इसको जनरली अगर याद करना चाहते तो 3 में इसका डेफिनेशन है, 4 में पनिशमेंट है, 5 में डेफिनेशन है, 6 में पनिशमेंट है, 7 में डेफिनेशन है, 8 में पनिशमेंट है, 9 में फिर से वही डेफिनेशन है, 10 में पनिशमेंट है। ये ऐसे चलेगा 10 तक। ठीक है, उसके बाद एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट सेक्शन 5 में, सेक्शन 6 में इसके लिए पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, सेक्शन 7 में सेक्सुअल असोल्ट के बारे में दिया गया है कि सेक्सुअल असोल्ट क्या है। उसके बाद सेक्शन 8 में इसके लिए पनिशमेंट है। सेक्शन 9 में एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट क्या है, सेक्शन 10 में उसके लिए पनिशमेंट है। कि मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, ये वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप सेक्शन जैसे पोर्नोग्राफी सेक्शन 13, 14, 15 इससे डील करता है कि आप बच्चे को पोर्न मूवी दिखा रहे हो तो वो पनिशेबल है ना। आप इसमें आप अगर बच्चे को कोई भी ऐसी चीज़ या बॉडी का कोई भी पार्ट दिखा रहे हो आप उसको अग्रेसिव करने के लिए, तो भी वो पनिशेबल है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। उसमें बाद ट्रायल की बात करता हूँ, ट्रायल सेशन कोर्ट करेगा या ADJ करेगा। कोशिश रहेगी कि जज जितनी ज़्यादा हो सके जज महिला जज हो वहाँ पे ट्रायल करना कोर्ट में, और ADJ से नीचे का रैंक का जज ऑफिसर नहीं कर सकता है ट्रायल। फिर इसकी कुछ टाइम लिमिट भी है। और फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस इन दी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, जिस दिन से कॉग्निजेंस लिया गया उससे 30 दिन के अंदर अंदर जो बच्चा है उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए। 1 साल में इसकी ट्रायल कंप्लीट होनी चाहिए। ये सब चीज़ें गाइडलाइन सेक्शन 35 में दी गई है। ये स्पेशल जो कोर्ट होते हैं, पॉक्सो के कोर्ट होते हैं, उनके लिए कंडीशंस होती है। ये कंडीशंस कौन डिसाइड करता है, हाई कोर्ट डिसाइड करता है। फिर मेडिकल एंड फॉरेंसिक एविडेंस है कि मेडिकल, बच्चे का मेडिकल होना चाहिए। ठीक है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 चीज़ें मेन होती है। एक तो बच्चे ने अगर कहा कंसेंट तो मायने ही नहीं रखता, बच्चे का कंसेंट मायने नहीं रखता है, कंसेंट की बात ही नहीं, अगर उसके साथ कुछ उसने कहा हुआ है तो मतलब हुआ है। और जब मेडिकल अगर रिपोर्ट आ जाती है तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, फिर आप ये डेफिनेटली 100% कन्विक्शन है। और अगर हमारे कोर्ट्स की बात करूं तो वैसे भी इंडिया में सबसे ज़्यादा कन्विक्शन रेट पॉक्सो एक्ट में ही है, क्योंकि यहाँ बचने का कोई चांस नहीं। अगर मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है और वो प्रूफ कर देती है हाँ इंटरकोर्स हुआ है, हाँ रेप हुआ है, बच्चे के साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, तो फिर कोई चांस नहीं, क्योंकि उस बच्चे को सिर्फ माइनर का प्रूव करना, माइनर प्रूव होता है उसके स्कूल सर्टिफिकेट से, आधार कार्ड से, स्कूल सर्टिफिकेट से उसको पता चल जाता है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट से पता चल जाता है कि बच्चा माइनर है कि नहीं है। तो ये 2 चीज़ें प्रूव होती है, एक तो मेडिकल रिपोर्ट और दूसरा माइनर का बर्थ सर्टिफिकेट। ये दोनों चीज़ें अगर सही होती है तो फिर कन्विक्शन रेट डेफिनेटली कन्विक्शन होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनर की कुछ ड्यूटी है, तो जैसे 2 फिंगर टेस्ट जो है वो ये सब चीज़ें नहीं करेगा, उसको हरास नहीं करेगा, वो बच्चा परेशान नहीं हो, ये सब चीज़ें इसमें है। ठीक है, और जैसे कि बच्ची है, अगर छोटी बच्ची है तो उसका फिर माइनर गर्ल का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो फिर वुमेन प्रैक्टिशनर ही करेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, उसके पेरेंट्स वहाँ पे रहेंगे तब ही करेगी, प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें, और ये प्रेजेंस ऑफ द वुमेन नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द मेडिकल, उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो हेड है उसकी प्रेजेंस में, उसकी देख रेख में होगा।
तो ये सब चीज़ें उसको कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए, उसको प्योर बनाने के लिए और बच्चे के लिए सहूलियत क्रिएट करने के लिए ये सब चीज़ें है। तो ये था हमारा पॉक्सो एक्ट।